बात हम लोग करेंगे पैसे के मामले में। पैसा कमाना उससे भी आसान है। कहीं पर भी पैसा इन्वेस्ट करने के पहले सोचिए। मैं जितेंद्र वाजपेयी, मैं पिछले कई सालों से काम कर रहा हूँ। कई काम मतलब हम लोग जस्ट इन्वेस्टर से बातचीत का काम करते हैं। नॉट सेलिंग एनी काइंड ऑफ द प्रोडक्ट। मैं भी आपको जो भी बातचीत करने वाला हूँ, कोई प्रोडक्ट सेलिंग नहीं करेंगे हम लोग जनरलाइज बातें करेंगे जो जानते और मानते हैं। या तो आप जानते हैं बट मानते नहीं, उस मुद्दे पर हम लोग बात करेंगे। जानना मानने का फर्क आपको बताता हूँ। कितने लोग ऐसे मानते हैं कि सुबह उठ के घूमने जाना चाहिए? वेरी गुड। कितने जाते हैं? सो जानने और मानने का फर्क है सर। हम लोग जानते बहुत कुछ है बट मानते नहीं। सो उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे सर। और क्योंकि मुझे आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज दी है, दैट इज योर टाइम। जिंदगी में इससे ज्यादा कीमती चीज कुछ नहीं हो सकती। ना आपके जीवन में समय आने वाला है, ना मेरे जीवन में समय आने वाला है। सो ये मेरा मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि मैं आपको इस टाइम का वैल्यू दूं सर। और मैं आपको गारंटी देके जा रहा हूँ, गारंटी जो हिंदुस्तानी लोगों को बहुत पसंद, तो गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ कि जब आप यहाँ से जाएंगे तो बहुत कुछ सीख के जाएंगे। बहुत कुछ ऐसी चीजें जो आपने शायद जीवन में सुनी तो होगी बट उसको कुछ अलग तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। ये जो आज का जो मीटिंग है, कोई सेशन, एक मंथन है। मंथन में समुद्र मंथन आपने देखा, हम लोग कुछ निकालने की कोशिश इस डिस्कशन से करेंगे। चलिए शुरू करते हैं सर। हम लोग आज जो बात करने आए हैं, जो मनोज जी ने मुझे बताया कि भाई जितेंद्र जी आपको बात करना है, तो बात हम लोग करेंगे पैसे के मामले में। राइट, पैसे के मामले में बात करने हैं। जितने भी वीडियो भी जो मनोज जी ने बताया सब पैसे के मामले में बात करेंगे। नाउ टेल मी, पैसे के मामले में सबसे आसान चीज क्या है? खर्च करना। एब्सोल्युटली आसान काम है। सबसे ज्यादा पैसा खर्च करना, बट सर उसके लिए कमाना पड़ता है। तो फिर अगर आप कमा नहीं सकते हो तो खर्च करने का मुश्किल होगा। अगर पैसा खर्च करना दुनिया का सबसे आसान काम है तो यकीन मानिए पैसा कमाना उससे भी आसान है। कितने लोग एग्री करते? भाई दिन रात हो जाती है, क्या कमाना आसान है? तू जबर में बोल रहा है। तू खुद यहाँ पे रात में 8 बजे प्रेजेंटेशन दे रहा है। इट्स नॉट इजी, एब्सोल्युटली नॉट इजी सर। बट अगर आपको पैसे कमाने की इच्छा और घर से आप निकले हो और काम करने की इच्छा, तो आप पैसा कमा लोगे। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज सर, जितने भी आप लोग बैठे हो, मैं कम ज्यादा की बात नहीं करता हूँ, बट सब लोग पैसा तो कमा रहे हो। जो काम सब लोग कर रहे हो वो काम दुनिया का आसान होता है, राइट? तो पैसा कमाना दुनिया का आसान काम है। जैसा आपने बोला पैसा खर्च करना उसका दूसरा आसान काम। बट एक याद करिए, एक मजदूर आदमी भी पैसा कमाता है, खर्च करता है, यस एंड नो। एक मिडिल क्लास वाला भी पैसा खर्च करता कमाता है, एक सुपर स्टैंडर्ड वाला भी कमाता है। मुकेश अंबानी, धीरूभाई अंबानी, सब लोग जितने भी लोग थे सब पैसा कमाते हैं और खर्च करते होंगे, यस एंड नो। बट इन सबकी संपत्ति के अंदर फर्क बहुत बड़ा है। इनकी वेल्थ के अंदर फर्क बहुत बड़ा था। इसका मतलब ये हो कि कमाने और खर्च करने से वेल्थ का कोई मतलब नहीं है। इसके बीच में एक मूल्यवान चीज होती है जिसको बोला गया बचत। जो जितना पैसा बचा पाया वो उतना सुखी समृद्ध हो गया, राइट? और बचत के मामले में एफपीएस भी ये बोलता है कि भाई 100 रुपए में से 33 रुपए हिंदुस्तानी आदमी बचाता है। और ये बचत के तरीके तो बहुत पुराने थे। शुरू में आप स्टार्ट करो, देश आजाद हुआ तो उसके बाद हम लोगों ने पैसा बचाते थे तो कहाँ रखते थे हम लोग? तिजोरी में रखते थे, याद है? जमीन में गाड़ के रखते थे। फिर वो वही पैसा उठ के बैंक के अंदर आने लगा, वही पैसा LIC में आने लगा, वही पैसा फिर स्टॉक मार्केट में आने लगा, वही पैसा बहुत सारी चिटफंड कंपनी आई होगी। ना मेरा क्वेश्चन ये है साहब कि जो पैसे की बचत के मामले में हम लोगों ने जब बात करी आज से 25 से 30 साल पहले, जब आप कहीं पर पैसा बचाने के लिए रखते थे तो पहला क्वेश्चन दिमाग में क्या था? मेरा पैसा सेफ है कि नहीं? यस है नो। नाउ आज आप बैंक में जाते हो, कहीं पे जाते हो तो पहला क्वेश्चन क्या पूछते हो? पहला क्वेश्चन दिमाग में आता है मुझे क्या मिलेगा। 20 साल पहले पहला क्वेश्चन था कि मेरा पैसा सेफ है कि नहीं। आज आपके दिमाग में पहला क्वेश्चन आता है कि मुझे क्या। सर ऐसा क्या आपके मेरे जीवन में हो गया जिसके अंदर हम लोगों ने सेफ्टी को नंबर 2 कर दिया? ये बहुत अलग अलग तरीके के वर्ड है कि महंगाई, इन्फ्लेशन या लाइफ स्टाइल, व्हाटएवर दैट। बट लॉजिकल बात यह है साहब कि आज आप आपके पैसे से ज्यादा कमाने की उम्मीद इसलिए रखते हो क्योंकि आप ये जानते हो कि वो पैसा जो आपका है वो आपकी इनकम से ज्यादा बड़ा नहीं हो पा रहा है, राइट? ऐसा नहीं आप ज्यादा कमा ही रहे हो, बट प्रॉब्लम ऐसा है साहब कि आपका जो महंगाई वैसे कितने % से बढ़ रहा है, कोई बता पाएगा मुझे? मैंने बोला ना बहुत छोटी छोटी चीजों बात करेंगे हम लोग। वी नॉट टॉकिंग अबाउट कि कुछ बड़ा बड़ा देखते हैं। महंगे का मतलब पहले समझ लेते हैं। महंगे का मतलब होता है वो सारी चीजें जो 1 साल पहले कुछ और भाव में मिलती थी आज कुछ और भाव में मिल रही है, उसके मूल्य में वृद्धि होना, उसको बोला गया महंगाई।
राइट। और ये महंगाई की दर भारत सरकार हर महीने आप लोगों को देती, पेपर में निकाल के 6% के 7%। वो होता क्या है, तो बेसिकली वो इंडेक्स का वैल्यू होता है। इंडेक्स मतलब एक बहुत सारे आइटम की लिस्ट बना रखी है गवर्नमेंट ने, जिसको WPI एंड CPI इंडेक्स बोलते हैं, राइट। उस इंडेक्स के अंदर जितने सारी चीजें होती है उन सब चीजों का वैल्यू निकाल के दे देती है गवर्नमेंट के भाई आपको 7% से आपका महंगाई बढ़ रहा है। इसका मतलब ये हुआ आपका उठना बैठना खाना पीना, मेरे उठने बैठने खाना पीना, आपके बच्चे का स्कूल का एजुकेशन, मेरे स्कूल के बच्चे का, सब कुछ एक जैसा ही है। चलो जब सबका अलग अलग है, आपका खाने पीने उठने बैठने का तरीका अलग है, मेरा अलग है, मुकेश अंबानी का अलग है, सबका अलग अलग, सबका खर्चा एक कैसे हो सकता है। तो पहला लेसन जो मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ सर, आपके और मेरे जीवन में सबसे बड़ी तकलीफ जो होने वाली है भविष्य में, जो आज हो रही है, जिसका सामना आप कर रहे हो, वो है आपका महंगाई। और ये 7% महंगाई नहीं है सर, ये 7% तो गवर्नमेंट ने उन चीजों का भाव लिख रखा है जो शायद मैं यूज भी नहीं करता हूँ। आज टाइपराइटर में यूज नहीं करता हूँ, बट इन्फ्लेशन के अंदर है। अब महंगाई कैसी कितनी होती है, तो सर हर व्यक्ति की महंगाई अलग अलग होती है। तो मैं आपको एक बेसिक तरीका देता हूं जिससे आप घर जाके आपका खुद का महंगाई दर निकाल सकते हो, जिसको बोलते हैं H, E और F। H का मतलब होता है हेल्थ, 1 साल पहले डॉक्टर की फीस क्या थी और आज क्या है। E का मतलब होता है एजुकेशन, 1 साल पहले आपके बच्चे की स्कूल की फीस क्या थी और आज। F का मतलब होता है कि भाई फूड, 1 साल पहले मेरे घर में जो किराने का सामान आता था वो कितने में आता था और आज। इन तीनों को प्लस करिए, डिवाइडेड बाय 3 करिए, आपको आपका महंगाई दर निकल जाएगा। और सरप्राइजली जब आप डेटा को कैलकुलेट करना चाहोगे इंडिविजुअली बेसिस पे, तो सर वो डेटा आएगा एटलीस्ट 10 से 12%। बट प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि भाई महंगाई तो बढ़ रही है बट कमाने की ताकत भी बढ़ी है। आप बोलोगे जीतन भाई कहाँ बढ़ रही है, 8-9% तो बढ़ती सैलरी नहीं, आपके 8-9% बढ़ रही बराबर है। बट आज से 15 साल पहले आपके घर में एक आदमी पैसा कमाता था, 10 लोग बैठ के खाते थे, यस नो। आज आपके घर में कोई भी ऐसा व्यक्ति जो 17-18 साल का है या उससे ऊपर है, जो कमाने लायक, उसको आप घर पे बैठकर, तो आपके पिछले 10-15 साल में 2 बदलाव हुए। एक तो महंगाई आपकी 10% से बढ़ गई, बट आपके कमाने की ताकत उससे भी ज्यादा बढ़ी है, क्योंकि आपके घर में कमाने वाले लोग बढ़ गए। अब सिचुएशन ऐसी थी कि 15-20% से आपका 20% के आसपास आपका कमाने की ताकत बढ़ रहा है और खर्चे 10 से बढ़ रहे हैं, इसलिए आपको आज महंगाई समझ में नहीं है। आपके हमारे साथ जो समस्या हो ये साहब कि मेरा महंगाई बढ़ रहा है 10% से, और मेरे पैसे बचाने के बाद जो मुझे रिटर्न आ रहा है वो आ रहा है 6-7% से। इसका मतलब ये हुआ अगर 7% से आ रहा है तो मेरा पैसा 3% माइनस है सर। बट ये माइनस में बोलोगे जितेन भाई माइनस क्या होता है, मैं तो FD में 100 रुपए रखता हूँ, मुझे अगले साल 107 मिलता है, माइनस क्या है। यस सर, तो माइनस को आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये पेन है, ये पेन का कीमत 100 रुपए है। ये 100 रुपए का पेन ना लेकर आपने इसको बैंक में रखा तो 1 साल बाद आपको 7% में बैंक क्या देगा, कितना देगा इसके 107। बट जब अगले साल वापस से पेन लेने के लिए आप जाओगे मार्केट में तो पेन का कीमत होगा 110 रुपए। आपको जेब से 3 रुपए मिलाना पड़ेंगे सर। दैट इज द बिगेस्ट थ्रेट जो आपके और हमारे लिए भविष्य के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आप मुझसे पूछोगे आपका और मेरा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, तो इन्फ्लेशन, इसको महंगाई। प्रॉब्लम ये है कि भाई ये इन्फ्लेशन से आपको लड़ना पड़ेगा, और इसके लड़ने के लिए हम लोग अलग अलग जगह पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं। और हम लोग ये मानते हैं कि भाई एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर वो होगा जो डबल, जिसने पैसा को डबल कर दिया वो एक अच्छा इन्वेस्टर होगा। नहीं, अगर आप पैसे को डबल कर रहे हो तो अच्छा इन्वेस्टर हो गया, शायद नहीं। आपको कोई मल्टी में अगर शेयर खरीद लिया किसी ने तो वो अच्छा इन्वेस्टर है। एक चीज आपको आज क्लियर कर दूं, रिटर्न और वेल्थ में बड़ा फर्क होता है। 100 रुपए के 200 रुपए बना लिए रिटर्न हो सकता है, बट 100 रुपए के 1 लाख बनाए दैट इज द वेल्थ। हमारा रिटर्न से कोई काम धाम नहीं पड़ने वाला, क्योंकि रिटर्न तो वेरी करता है बट वेल्थ हमेशा क्रिएट होती है। तो अगर आपने अच्छा स्टॉक खरीद लिया तो उससे वेल्थ क्रिएट नहीं होने वाली है। रियल एस्टेट कोई अच्छा क्वालिटी का खरीद लिया, उससे कोई वेल्थ क्रिएट होने वाली नहीं होने वाली है, क्योंकि हम हमेशा रियल रेट ऑफ रिटर्न में दिमाग नहीं लगाते। अगर आप ये बोलते हो कि भाई मैंने टाइम मार्केट ये सब करने के बावजूद भी आप बोलोगे अच्छा इन्वेस्टर नहीं, मेरे हिसाब से कोई भी जितने भी इन्वेस्टमेंट टूल है ना सर, FD, पोस्ट ऑफिस, शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, ये सब दवाइयां है। दवाइयां किस पर डिपेंड करती है, आपका बीमारी क्या है। हमारा समस्या हिंदुस्तान में ये है कि सर हम लोग दवाइयों के पीछे भाग। आप मुझे एक बात बताइए, आपको ऐसे 2 घंटे में मुंबई जाना है, क्या करोगे? सब बोले सर क्या करोगे आप? फ्लाइट लोगे ना। 1 दिन में जाना है तो, 2 दिन में जाना हो तो, और 1 महीने में जाना हो तो पैदल ही निकल लेंगे, राइट? क्यों? आपने ये सब चीजें तय कैसे करी कि मुझे किससे जाना है? 2 चीजों से, कहां जाना है और कब जाना है। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आपके इन्वेस्टमेंट का भी टूल हो वो डिपेंड करता है 2 चीजों पे, कि भाई मुझे क्या करना है और कहां जाना है। एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर वो होता है जो उसके जीवन के सारे गोल पूरे कर पाए। नॉट मेक सेंस। किसी ने बहुत बड़ी बात बोली है कि भाई पैसा तुम्हारे पास कितना, इससे कोई फर्क, आप आपके जीवन के सारे दायित्वों को पूरा कर पाए उतना पैसा आपको होना चाहिए।
इट्स नॉट नेसेसरी, बट यस ऑफ कोर्स पैसा उतना होना चाहिए जितने आपके जीवन के सारे भविष्य के गोल आप पूरे कर पाओ। एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर वो होता है सर जो अपने सारे फाइनेंशियल गोल पूरे कर पाए, सही समय पे सही परिवार को जो पैसे की जरूरत है वो आप पूरे कर पाओ। और आपको हम नॉर्मली इन्वेस्टर को हमको लगता है कि हम सारे गोल तब पूरे कर पाएंगे जब हम काम करेंगे। तो वॉरेन बफेट ने बात बोली है कि भाई जिंदगी में अगर आप सोते हुए पैसा नहीं कमा सकते हो तो कभी भी अमीर नहीं बन सकते। 12 घंटे तो सबके पास में है सर। इसका मतलब ये हुआ कि आप सोते वक्त भी पैसा कमा रहे हो तो ही आप अमीर या अपने फाइनेंशियल गोल को पूरा कर सकते हो। वो फाइनेंशियल गोल क्या हो सकते हैं? तो फाइनेंशियल गोल बहुत कुछ होते हैं, बच्चे की शादी, मैरिज, एजुकेशन, रिटायरमेंट, व्हाटएवर, जो भी आपको समझ में आता है। अभी इन सबके बीच में प्रॉब्लम जो है वही इन्फ्लेशन, महंगाई। ये सब गोल तो पहले भी होते थे, 50-20-25 साल पहले मेरे दादाजी ने भी शादी करी होगी, उनके बच्चों की भी करी होगी, पढ़ाया लिखाया होगा, बट उस समय मेरा महंगाई था 3-4% का और मैं कमाता था 10% तो चलता था। आज नहीं हो पा रहा है। आज मुझे मेरी बेटी को अगर पढ़ाना लिखाना तो मुझे उसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि सेकंड क्लास की जो उसकी फीस है वो मेरी ग्रेजुएशन की फीस थी। आप सोचिए आज से 15 साल पहले आप घर से जब निकलते थे 500 का रुपए का नेट नोट होता था, जब आप घर पे वापस आते थे शाम को तो 500 में से 200 रुपए बचते थे, यस है नो? आज जब आप 500 रुपए लेके घर से निकलते हो तो आपकी जेब में 200 होते हैं, बट दूसरे 500 होते हैं, पहले वाला तो चला गया था। सो हमको बहुत जानना जरूरी है कि पैसे का वैल्यू इन्फ्लेशन से कम हो रहा है, और आपको यह देखना पड़ेगा कि आप पैसा कहां पे बचा रहे हो। और ये बहुत बड़े थ्रेड है। ये पहला थ्रेड है एक्सपेंसेस। पहले 2014 में 25,000 में घर चल जाता था, आज शायद 50,000 में चलता है। सोचिए अगले 10 साल बाद अपना घर कैसे चलेगा और कितने में चलेगा। आपको अगर आज की तारीख में बच्चे का एजुकेशन है तो पहले 14 लाख में बच्चे का एजुकेशन होता था, आज की तारीख में 25 लाख है, आगे 10 साल बाद कितने में होगा? वो कहां से लाओगे? शादी अगर करनी है तो पहले 10 लाख में होती थी, आज 20 लाख में होती है, पता नहीं इसके बाद आप करोगे कि नहीं करोगे। दूसरी चीज जो मैं आपको सिखा रहा हूं, प्लीज कहीं पर भी पैसा इन्वेस्ट करने के पहले सोचिए कि भाई आपको ये पैसा क्यों और कितना चाहिए, कब चाहिए। आप घर से आज निकले थे तो आपको पता था कि भाई ये रिसोर्ट में इतनी बजे आना, यस है नो? हर एक चीज के पीछे आपका पता होता था कि आपको कब क्या करना है। तो सर आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको LIC की पॉलिसी लेने के पहले समझना चाहिए कि पॉलिसी मुझे क्यों लेनी है? आपको ऐसा नहीं लगता कि FD में इन्वेस्टमेंट करने के पहले मुझे ये देखना चाहिए वाई, WHY, इंग्लिश में बहुत अच्छा वर्ड है सर, वाई। अगर आपने वाई क्लियर कर लिया जीवन में तो आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। तो मेरा दूसरा, पहली चीज मैंने आपको सिखाई कि आप इन्फ्लेशन को चेक करिए अपने घर जाकर। दूसरी चीज सर, एक कागज और पेन लीजिए। अगर आपने ये करा तो भी आपके जीवन की 90% समस्या खत्म हो जाएगी, मैं गारंटी लेता हूँ सर। कागज पेन लीजिए, कागज पेन के बाद उसमें लिखिए आपके जीवन के कौन कौन से दायित्व हैं जो आपको पूरे करना है। फॉर एग्जाम्पल मी, तो भाई मुझे मेरी बच्ची का एजुकेशन करना है, उसकी शादी करनी है, मुझे मेरी वाइफ के साथ वर्ल्ड टूर पे जाना है, मुझे चैरिटी करना है, कार खरीदनी, घर खरीदनी, सब लिखे मैंने सर। ये मेरे सपने हैं, ये सारे सपने को लिखिए सर कागज पे। उसके बाद लिखिए ये सारे सपने आपको कितने साल बाद पूरे करने, और उस पूरे करने के लिए आपको इन्फ्लेशन मिलाकर कितना पैसा लगेगा, उस पैसे के लिए आपको कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, आपके पास आंसर आ जाएगा सर। तो आज के बाद कहीं पर भी पैसा इन्वेस्ट करो, पहला क्वेश्चन अपने आप से पूछो कि ये पैसा मुझे क्यों इन्वेस्ट करना है, उसके पीछे कारण, क्योंकि बिना कारण के सर कोई भी चीज का वैल्यू नहीं होगा। एक एग्जांपल देके आपको समझा दो, थोड़ी क्लियरिटी आएगी। तो मिस्टर शर्मा और मिसेस शर्मा का एग्जांपल, राइट? मिस्टर शर्मा के 30 साल है, उनकी वाइफ 26 साल की, इनकी बच्ची 2 साल की। अब मिस्टर शर्मा के अंदर कोई ना कोई दायित्व होंगे सर, तो इनके 3 दायित्व नॉर्मल एक मिडिल क्लास फैमिली में होते हैं, बच्ची की एजुकेशन करना, शादी करना और रिटायरमेंट खुद का, यस है नो सर? तो सर बच्ची की 2 साल की है, बच्चे को बड़ा पैसा एजुकेशन में कब लगता है? कॉलेज में, राइट? तो 18 साल की एज में लगेगा ना। आज की तारीख में एवरेज कम से कम 10 लाख रुपए का, 10-12 लाख रुपए का खर्चा होगा, राइट? अब अगर महंगाई 8% से बढ़ रही है तो ये 12 लाख अगले 16 साल बाद सर 41 लाख होंगे, 41 लाख रुपए अपने बच्चे के लिए लगेंगे। आप बोलोगे जितेन भाई 41 तो बहुत ज्यादा है। तो सर बहुत सिंपल है, आपके फादर को पूछे उनका ग्रेजुएशन कितने में हुआ था। सो वापस आते हैं तो बुढ़ापे में, तो अगर 30 साल की एज है शर्मा जी की, 60 साल बाद रिटायर्ड होंगे तो 30 साल बचा, यस है नो? आज का खर्चा आपका और मेरा 20,000 रुपए होगा महीने का, तो 30 साल बाद वो खर्चा 8% इन्फ्लेशन से 2 लाख रुपए का होगा महीने का। अभी 2 लाख रुपए महीने का और आपको 80 साल जीना, तो सर मोटा मोटा आपको लगेगा 4,43 लाख रुपए। इन शॉर्ट, आपको आपके जीवन के, ये शर्मा जी को जीने के लिए 3 जो छोटे गोल है, बच्चे का एजुकेशन, मैरिज और रिटायरमेंट, इसके लिए मोटा मोटा 5-6 करोड़ लगेंगे, और ये आपको भी लगने वाले। और मेरा एक निवेदन है सर, आज के बाद है ना, अपने आप को जरा करोड़पति की फीलिंग लाना शुरू करो। लखपति का वैल्यू बचा नहीं है।
अब बहुत शर्मा जी भी बहुत सिंपल थे, बोले ठीक है 5-6 करोड़ रुपए चाहिए तो इसके लिए मैं एफडी के अंदर रखता हूँ, 7% रिटर्न आते हैं तो महीने का मुझे 61,000 रुपए बचाना है। बट प्रॉब्लम ये थी कि शर्मा जी कमाते थे अपना 40,000 रुपए। और यकीन मानिए जब आप खुद बैठोगे अपनी प्लानिंग करने के लिए सारे गोल के साथ में, तो ये हालत शायद इससे भी बुरी होगी, क्योंकि हमने फ्यूचर को कभी उस लेवल पे जाकर चेक ही नहीं करा सर। तो दूसरा तरीका शर्मा जी के पास ये है कि भाई 7% से काम नहीं चलेगा, अगर मुझे 2 घंटे में ट्रेन से नहीं जा सकता तो मुझे फ्लाइट लेना पड़ेगी, तो 15% से करूंगा तो 17,000 में काम हो जाएगी। अगेन आपको 7% के प्रोडक्ट में पैसा रखना है कि 12% रखना है, डिपेंड किस पर आएगी, आपकी जरूरत क्या थी और आप कितना पैसा बचा सकते थे। अगर शर्मा जी 61,000 रुपए महीना बचा सकते तो उनको नहीं आना चाहिए बाकी चीजों में। अब क्वेश्चन ये कि 7% कहां से आता है, तो आपको पता होगा, यस नो कहां से आता है, एफडी से। 15 कहां से आता है? चलिए मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं ध्यान से समझिएगा। आपको फाइनेंस समझना पड़ेगा कि पैसा आता कहां से। अब ये जो बैंक 7% नॉर्मली बैंक देता है, यस नो। अब आपने कभी बैंक मैनेजर से जाके पूछा कि भाई 7% तू लाता कहां से? हमारा प्रॉब्लम यही है सर, आपको बैंक वाले से क्यों नहीं पूछा कि तू पैसा ला के कहां से देगा, मुझे तो तू 7 दे रहा तो कैसे मिला, मुझे क्या करना। समझना बहुत जरूरी है कि पैसा कैसा था दुनिया में। एक चीज और आज के बाद याद रखिए सर, कोई भी आपको अगर व्यक्ति आपसे पैसा लेता है और आपको उस पैसे के एवज में कुछ कमा के देता है, इसका मतलब है वो आपके पैसे से भी कुछ कमाएगा सर। कोई सरकारी नहीं होता, कोई प्राइवेट नहीं होता सर, राइट। तो बैंक के पास कोई ऐसा पेड़ नहीं होता कि आपका पैसा लेके बैंक वाला टांग देगा और आपको 7% 8% दे देगा, ऐसा नहीं होता सर। हर एक जगह पर एक ही चीज होती है, बिजनेस के अलावा कुछ नहीं। तो मैं आपको एक बहुत सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ कैसे फाइनेंस मोड होता है, और ये सब जगह पर होगा, राइट। व्हाट्स योर गुड नेम सर? अजय जी ना। तो अजय जी के पास सपोज 10 लाख रुपए है। सब अजय जी मेरे पास आते हैं, मैं बैंक हूँ सर, शांति सुनिएगा। 10 लाख रुपए अजय जी के पास है और ये मुझे 10 लाख देते हैं, मैं बैंक हूँ, तो मैं इनको लिख के दे दूंगा 7% मिले। कितना परसेंट मिलेगा सर? 7। और अजय जी खुश होकर चले गए कि भाई मेरे को तो 7 मिल रहा है। अब मैं बैंक 7 का करूंगा क्या? तो 2 चीज करूंगा सर, या तो मैं किसी को लोन दूंगा या तो मैं उसको किसी को इन्वेस्ट कहीं ना कहीं पर करूंगा, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा पेड़ नहीं जहां से मैं 10% या 15% कमा लूं, बराबर? कैसे ना? तो सिंह साहब आते हैं मेरे पास में इसके, भाई मुझे लोन चाहिए 10 लाख का। तो मैं अजय जी ने जो 10 लाख रुपए दिए वो मैंने इनको 7% पे दिए, 8% पे दिए फॉर एग्जाम्पल। अब मैं यही सिंह साहब को 10 लाख रुपए दे दूंगा, कितने परसेंट पे दूंगा? 12% पे, यस है ना। अब 12% में मैं सिंह साहब को लोन दे दूंगा तो सिंह साहब करेंगे क्या? क्या कुछ काम नहीं था तो चलो लोन लेंगे, ऐसा होगा? नहीं, ये सिंह साहब भी 7-8% तो कमाएंगे, मतलब 20% सिंह साहब कमाएंगे, तब जाके 12% मुझे देंगे, तब जाके मैं अजय जी को 7 दूंगा। आया समझ में सर? ऐसा ही होता है। अगर ये 20% सिंह साहब नहीं कमा पाएंगे तो विजय माल्या हो जाएंगे, मैं IDBI बैंक हो जाऊंगा और पैसा। अगर ये 20% नहीं कमाएंगे तो ये नीरव मोदी हो जाएंगे और पैसा। ऐसा ही, इसीलिए आप जो बैंक को बोलते हो ना कि बैंक गारंटी देता है, बैंक गारंटी नहीं देता। बैंक बोलता है सिर्फ 5 लाख की गारंटी देता है, उसके ऊपर कोई गारंटी नहीं। सो ये अगर 20% कमाएंगे तो मेरे पास कितना आएगा? 12, तब जाके इनको मिलेगा 4। समझ में आया सर? नाउ टेल मी, सिंह साहब 20% लाएंगे कहां से? तो सर 2 ही टाइप की प्रजातियां धर्म है पूरे विश्व में, एक नौकर एक मालिक। आप लोग भी बेटा आप 2 ही काम करते हो, या तो आप कहीं पर नौकरी करते होंगे या तो आपका खुद का, यस है ना। नौकरी वाला कभी भी 7-8% से ज्यादा नहीं कमाता, और बिजनेस जो भी आप कर रहे हो सर, आपके बिजनेस का मार्जिन 20% से कम कभी अगर है तो इसका मतलब है उसके अंदर वॉल्यूम ज्यादा है। दुनिया में सिर्फ बिजनेस है जो आपको 20% रिटर्न दे सकता है सर। इसका मतलब ये बिजनेस करेंगे तो जाके मुझे 8 देंगे, 12 देंगे, तब जाके मैं अजय साहब को 8। तो लॉजिकल है कि सिर्फ बिजनेस ही है जो आपको पैसा कमा के 12-15% रिटर्न दे सकता है सर। अब बिजनेस करना आसान काम तो है नहीं, यस है नो। और आज की तारीख में तो जो एग्जिस्टिंग बिजनेस कर रहा है उसके लिए भी बिजनेस को सर्वाइव करना थोड़ा, क्योंकि टेक्नोलॉजी बिजनेस को कभी भी बदल, तो बिजनेस करना आसान है नहीं, बट सिर्फ बिजनेस ही है जो आपको पैसा कमा के दे सकता है। तो क्या करें हम लोग, जब हमको 12-15% रिटर्न अगर कमाना है सर, तो 12-15% रिटर्न से बिजनेस आ सकता है। तो बिजनेस आप नहीं कर सकते तो उसके लिए दूसरा तरीका है कि आप बिजनेस मत करो, बट किसी के बिजनेस के अंदर हिस्सेदारी करो, किसी के बिजनेस का अंश खरीदो। तो अजय जी पे वापस आता हूं। तो अजय जी का फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए थे। ये होटल वाला आज की तारीख में 1 करोड़ रुपए बिजनेस के लिए चाहिए, तो अजय जी अपने 10 लाख रुपए देते। अजय जी क्या करते? होटल वाले को 10 लाख रुपए देते, तो अजय जी कितने % का मालिक होगा बिजनेस के सर? 10% के मालिक हो गए ना सर। अभी होटल वाला अगर 20% कमाएगा तो भी इनको 10 लाख के रुपए को 20% मिलेगा। अगर ये कुछ ना करेंगे तो भी धंधे से पैसा
आता रहेगा। आज की तारीख में अगर इनको एचडीएफसी बैंक का मालिक बनना है तो क्या करना पड़ेगा, उसका हिस्सा खरीदना पड़ेगा सर। और जैसे भोपाल के अंदर कपड़ा खरीदने के लिए आप कपड़ा बाजार जाते हो, जैसे अनाज खरीदने के लिए अनाज बाजार जाते हो, वैसे ही किसी भी बिजनेस का हिस्सा खरीदना हो तो उसके बाजार जाना पड़ेगा। उस बाजार को बोलते हैं शेयर बाजार। शेयर मतलब हिस्सा, शेयर मतलब हिस्सा, और बाजार मतलब मार्केट। तो वैसे ही बाजार है जैसे आपके कपड़ा खरीदने का बाजार होता है, अनाज खरीदने का बाजार होता है। पर जैसे मैं शेयर बाजार बोल रहा था, अच्छा ये तो पैसा डूब जाता है, हमारा तो अभी डूब ही रहा है, याद आया, राइट। बट सर डेटा कुछ उल्टा बोलता है। डेटा बोलता है कि 79 में शेयर बाजार वैसे ही बाजार है जैसे आपके कपड़े का सोने का बाजार होता है सर। शेयर बाजार 1979 में शुरू हुआ था 100 रुपए से, आज 75,000 पे सर। 16% रिटर्न कमा के दिया है सर बाजार ने। मेरे पैदा होने के 6 साल पहले, 8 साल पहले 1980 में विप्रो में 10,000 रुपए मेरे पिताजी ने रखे होते तो 700 करोड़ बनाए सर। इन्फोसिस में 350 करोड़ बनाए सर। एचडीएफसी में 250 करोड़ बनाए सर। पैसा तो बना है सर। और ये डेटा भी यही बोलता है ना, जो 100 रुपए की चीज थी और 75 रुपए में मिल रही है तो 750 गुना तो पैसा बना है सर। 100 में से 99 या 90% लोगों ने पैसा खोया है सर। तो प्रॉब्लम इज दैट कि सर ये तो कंट्रोवर्शियल वर्ड्स हो गया कि भाई बना तो 15% रिटर्न है बट मिला बहुत कम थे। चलिए क्यों नहीं मिला उस पर आते हैं अपने। अच्छा मुझे एक बात बताइए, इसमें गलती किसकी है, मार्केट की क्या अपनी? ये तो गलती इसकी है ही नहीं मार्केट की, इसके अंदर जो लोग लगा रहे थे उनकी गलती है सर। नुकसान तो उनको हुआ क्योंकि इसने तो रिटर्न दिया है। तो जानने की कोशिश करते हैं सर कि क्या कारण थे जिससे कभी भी एक आम आदमी का पैसा शेयर बाजार में क्यों नहीं बनेगा। पहला कारण पाते, चलिए मैं वापस आता हूँ। अजय जी ने होटल वाले को कितने लाख रुपए दिए थे सर? 10 लाख रुपए दिए। अब ये 10 लाख रुपए इन्होंने सुबह 9 बजे अजय जी ने दिए होटल वाले को। नाउ टेल मी, अजय जी इस होटल वाले से कब पूछने आएंगे कि मेरे पैसे का क्या वैल्यू होगा? 1 साल में, फाइनेंशियल ईयर में, 6 महीने में, 1 महीने में? नाउ टेल मी, अजय जी सुबह 9 बजे देकर और 12 बजे होटल वाले के पास आ जाए, बोले क्या हुआ? हमने कभी सर शेयर बाजार को बिजनेस समझा ही नहीं, हमने इसको जुआ ही समझा है सर। दैट इज द बिगेस्ट। इसके कारण से आपका और मेरा पैसा कभी नहीं बना सर, क्योंकि हमने इसको कभी भी बिजनेस नहीं समझा सर। ये पहला कारण था सर, क्योंकि हमने इसको समय नहीं दिया सर। और आपका दूसरा बड़ा प्रॉब्लम पता क्या होता है? हम एक कारण तो है कि हमने उसको समय नहीं दिया। दूसरा हमारी मानसिकता। आप दुनिया की हर चीज कौन सी खरीदते हो, सस्ती अच्छी कि महंगी अच्छी? प्लीज, सस्ती और अच्छी। जो चीज सस्ती और अच्छी हो ना, आपको दुनिया में सब चीजें सस्ती खरीदनी है, बट शेयर बाजार आपको 85 पे खरीदना, 75 पे खरीदने में आपको तकलीफ है। अपने यहाँ पर सोने का भाव 85,000 का 75,000 होता है, तो आप क्या बोलते हो, क्या हो गया सोने का भाव? गिर गया ना, सस्ता हो गया सोना, ये बोलते हो ना, लॉजिकल। सोने यहाँ सस्ता हो गया तो आप जाके, और यहाँ शेयर भाव 85 का हो गया, 75 तो गिर गया। जबकि दोई का मतलब होता है कि दोई के भाव, किसी भी चीज का भाव अगर जीवन में कम हुआ इसका मतलब वो चीज सस्ती है सर। उस चीज में आपको ज्यादा अपना प्रॉब्लम है कि दुनिया में हर चीज हम महंगी सस्ती खरीदते और महंगा बेचते हैं, और जब शेयर बाजार में महंगा खरीद के सस्ते में, इसलिए आपको नुकसान होता है। तो म्यूचुअल फंड में जो लाइन आती है ना, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, वो सिर्फ मार्केट का प्रॉब्लम, उसमें रिस्क है। म्यूचुअल फंड में क्या रिस्क है मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। क्या सर 1 साल में म्यूचुअल फंड में रिस्क है? 100% है सर। 2 साल में कभी कभी हुई है, 3 साल में हाँ 5-10% कभी हुई है, 5 साल में कभी नहीं हुई, 10 साल में आज तक नहीं हुई, और 15-20 साल में कभी होगी भी नहीं। वो जो लाइन आती है ना, म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, वो लाइन गलत है। वो है सब्जेक्ट टू टाइम रिस्क। और आप मुझे बताओ सर, आप पीपीएफ में 15 साल से पैसा रखते हो, एफडी में 5 साल रखते हो, रियल एस्टेट में 10 साल रखते हो, बच्चों को पैदा करके बड़ा करते हो 18 साल रखते हो, आपको म्यूचुअल फंड में पैसा 2 साल में चाहिए? ऐसा नहीं है, आपको समय देना पड़ेगा। इफ यू गिव द टाइम, पैसा बनता है सर, अगर आपने समय दिया। ये जो एग्जांपल मैंने आपको बताया था, इसमें इंपॉर्टेंट सिर्फ समय है सर। ये 25 साल में बहुत कुछ हुआ है, पता है क्या? 25 साल में आपको बताता हूँ, ये हिंदुस्तान के अंदर हुआ है। इतनी बार मार्केट टर्मोलॉइड हुआ है सर। आज आप बोलते हो कि 85 का 75 हुआ है सर, इतनी बार रेड हुआ है। और वापस बोलता हूं मैं, जब आपकी चीज सस्ती मिलती है और पैसा डालोगे तो पैसा बनेगा। इतनी बार अगर आपने रेट पे पैसा डाला होता तो 3 साल के रिटर्न देखो सर, 316%, 312%। यह 75,000 के मार्केट पे पैसा डालना आपको अपॉर्चुनिटी है। आज डालोगे तो पैसा 3 गुना होगा। मतलब जो चीज 85 में मिल रही थी, वो 75 में 10,000 का डिस्काउंट चल रहा है, सेल लग रही है।
मैम आप एक दुकान पे गए, वहां पे आपने एक सूट का कपड़ा 1000 रुपए में लिया, कल उसी दुकान वाले ने बोल दिया ये सूट अगले 3 सूट 1000 रुपए मिलेंगे, तो क्या करोगे? लड़ोगे जाके उससे? क्या करोगे? 1000 से 3 सूट और? यहां आप नहीं कर रहे हो, इसीलिए प्रॉब्लम है। ये अपॉर्चुनिटी थी, ये सब कोविड के समय 2019-20 के अंदर 37% का मार्केट नीचे आया था, उस समय पैसा डाला होता तो 1 साल का रिटर्न 122% था सर। द प्रॉब्लम इज दैट आप अगर म्यूचुअल फंड को समझ दोगे तो म्यूचुअल फंड में कोई रिस्क है ही नहीं सर। मैं आपको बोल रहा हूं, आप गूगल भगवान से जाके पूछो 5, 10, 15 साल के म्यूचुअल फंड के सबसे बुरे रिटर्न क्या है। और इसीलिए मैं आपको बोलता हूं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आपकी मेरी जरूरत नहीं, मजबूरी बन गया सर। इतना पैसा म्यूचुअल फंड ने बना के दिया है सर। और म्यूचुअल फंड बेसिकली 3 प्रिंसिपल पे काम करता है कि भाई सबसे पहले अगर आपको पैसा बनाना हो ना तो उसके लिए बचाना शुरू जल्दी से जल्दी करो, सही जगह पे बचाओ और हमेशा बचाओ। ये ध्यान से सुनेगा, सबसे अच्छी चीज म्यूचुअल फंड की, म्यूचुअल फंड में अगर 2 व्यक्ति थे, अर्ली और लेट, अर्ली ने 25 साल की उम्र में 10,000 रुपए महीना बचाना चालू करा, SIP मतलब पोस्टल RD होता है वैसे ही। अब इसने 10,000 रुपए महीना बचा है तो आदमी रिटायर्ड कब होता है सर? नहीं, जब पैसा खत्म होता है। गॉट इट सर? सो 35 साल उनके बाद में बचे हैं। 35 साल में अगर 10,000 रुपए महीना बचा है तो 42 लाख रुपए साहब ने बताए, और 42 लाख का वैल्यू बना 6.43 करोड़। दूसरा, ऑफिस में एक और आदमी था लेट करके, उसने बोला भाई ये तो 25 साल का आदमी 10,000 बचा रहा, मेरे पास तो समय 15 साल ही है, तो मैं 20,000 रुपए महीना बचाता हूं। तो भाई साहब ने 20,000 बचा, इसका वैल्यू बना 1.10 करोड़। दो ही के बीच में फर्क आएगा था। क्यों? क्योंकि म्यूचुअल फंड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट, आपके जितने भी पुराने इन्वेस्टमेंट है सर, FD, पोस्ट ऑफिस, ये सब आपको रिटर्न देते हैं 2+2+2, राइट? जबकि म्यूचुअल फंड आपको रिटर्न देता है 2 × 2 पावर ऑफ कंपाउंडिंग। का मतलब पता है क्या होता है सर? क्या होता है? इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। अभी मेरा एक और रिक्वेस्ट है आपसे, घर जाकर अपने बच्चों को सिखाइए कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होता है। चेस देखिए शतरंज आपने, उसमें कितने खाने होते हैं? 64, व्हाइट ब्लैक। यस, घर जाइएगा, चेस रखिएगा, चेस के सामने आपके घर में चावल का डब्बा होगा, गेहूं का डब्बा होगा, रखिए। पहले खाने पर 1 गेहूं रखिए, दूसरे पे उसको डबल करिए। ऐसी कैलकुलेशन सर 15 तो आप बहुत दूर तक आ गए, 12 पे आप सोचो 64 पे कितना पैसा बनेगा। ये जो पैसा बना है ना, ये अमाउंट से नहीं है। म्यूचुअल फंड में आपको अमाउंट रखने की जरूरत नहीं है, म्यूचुअल फंड को टाइम देने की जरूरत है सर। दूसरा, सही जगह पे लगाना जरूरी है। अगेन, ये सारे प्रोडक्ट अच्छे थे, FD, पोस्ट ऑफिस, LIC, ये सब बढ़िया थे सर, बुरे नहीं थे। आप मुझे एक बात बताओ, 20 साल पहले साइकिल का यूज आप काय के लिए करते थे? एक जगह से दूसरी जगह। आज साइकिल का यूज काय के लिए करते हैं? साइकिल तो वही तरीके है, बदल दिए सर। आपको भी आज इन्वेस्टमेंट में जो तरीके थे वो बदलना पड़ेंगे, आपको समय के अनुसार बदलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपका महंगाई 10% बढ़ रहा है। FD में पैसा रखोगे तो 2% माइनस होगा, LIC में 3 होगा, पोस्ट ऑफिस में 4 होगा, कॉर्पोरेट FD में 2 होगा। सिर्फ म्यूचुअल फंड ऐसा है जो आपको 12% रिटर्न भी देगा, तो भी पॉजिटिवली आप 2% कमा पाओगे। और म्यूचुअल फंड ने प्रूव करा SIP के थ्रू भी, अगर आप 25,000 रुपए महीना बचाते हो तो सर 15% रिटर्न से 3.32 का वैल्यू बना है। टाइम दोगे तो पैसा बनेगा। रिस्क सिर्फ टाइम का है। आपके पास में अगर 2 घंटे है, आपको फ्लाइट से जाना तो रिस्क लगेगा सर, बट आपको महीने भर में जाना है तो कोई रिस्क है ही नहीं सर। वो लाइन गलत है म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट टू। अगर आपने 10,000 रुपए महीना बचाया होता 30 साल में, तो FD ने 36 लाख के बना के दिए 1.17 करोड़, SIP ने बना के दिए 3.48 करोड़, और अगर हर महीने 2,000 रुपए का टॉपअप करते तो 5.97 करोड़ बना। ये सब पैसा बना है सर। आपको सिर्फ तरीके बदलना पड़ेगा सर। जीवन में हमको सिर्फ 4 चीजों को दिमाग में रखना पड़ेगा। पहला कि भाई आप कहीं पर भी पैसा डालो, अपने गोल को आइडेंटिफाई करो, आपको क्यों करना है। इट्स नॉट नेसेसरी आप पैसा बचाए जा रहे हैं अपनी अगली जनरेशन के लिए, क्या मतलब है। अगर आपको पता है कि भाई मेरे को पैसे के यूज, मेरी सारे गोल पूरे हो रहे हैं, तो एंजॉय द टुडे मनी। आपको ये 6 बदलाव जीवन में करिए सर। मेरा रिक्वेस्ट है कि 6 बदलाव करिए। पहला बदलाव, पुराने समय में पोस्टल RD हुआ करता था। RD का मतलब होता था कि एजेंट आता था, पैसे लेता था, बैंक में जमा, उसकी जगह नया वर्ड है SIP। अगर आप 100 रुपए कमाते हो तो सर आज से कम उसकी 30 रुपए की SIP शुरू करो। वो बहुत जरूरी है आपके भविष्य के सारे गोल को पूरा करने के लिए। ये SIP के रिटर्न है। पिछले 25 सालों में 40 म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जिन्होंने अगर 10,000 रुपए महीना बचाया होता तो पहले वाले फंड ने 8.9 करोड़ और आखिरी वाले ने 1.13 करोड़ बना के दिया है। एक होता तो मैं आपको मानता कि भाई इत्तेफाक है,
40 म्यूचुअल फंड है। तो पहला काम ये करिए सर कि अपनी एसआईपी शुरू करिए। दूसरा काम ये करिए वो पुराने प्रोडक्ट जो पड़े हुए हैं उसको बदलिए। आपने बजाज स्कूटर से बाइक पर क्यों आ गए? एवरेज चाहिए था ना सर। तो ये एफडीएफ वहीं पर भी आपका पैसा 6-7% पे पड़ा है, उस पैसे को स्विच करिए सर म्यूचुअल फंड में लेके आइए 12-15, क्योंकि वो आपको पॉजिटिव रिटर्न देगा। तीसरा बदलाव करिए रेगुलर अर्निंग के लिए। ये पुराना तरीका था। पुराने तरीके में तीसरा तरीका था एमआईएस और रियल एस्टेट। एमआईएस करके पोस्ट ऑफिस में प्रोडक्ट होता है, आप 10 लाख रुपए उनको दो, वो हर महीने 5,000 की आपको पेंशन देंगे और 5 साल बाद 10 लाख के कितने देंगे? 10 लाख ही देंगे। प्रॉब्लम ये था कि 5 साल बाद वो 10 लाख का वैल्यू कम हो जाएगा सर। उसकी जगह सर आज की तारीख में म्यूचुअल फंड में नया तरीका है जिसको बोलते हैं एमआईपी। आपको रेगुलर अर्निंग चाहिए सर, तो सर ये अगर 20,000 रुपए महीना चाहिए तो 40 लाख म्यूचुअल फंड में डालो, हर महीने आपको 20,000 की पेंशन शुरू। जरूर थोड़ी है कि रिटायरमेंट के लिए 60 साल लेके जाए। आज आपके पास 40 लाख रुपए, आप कल से रिटायरमेंट ले सकते हो। 20,000 की पेंशन आपकी अगले महीने से शुरू हो जाएगी, प्लस 10% रिटर्न भी आया। मैं तो 12-15 छोड़ दो, 10% रिटर्न भी आया तो 1.25 करोड़ का वैल्यू बनेगा सर। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल बताता हूँ। हमारे एक इंदौर में क्लाइंट थे त्रिवेदी जी, उनको सर रिटायर्ड हुए वो और 1 करोड़ रुपए के आसपास उनको मिला। ये 2004 की बात बता रहा हूँ आपको, एक्चुअली रियल। अब वो हम लोगों ने 1 करोड़ में से 20-20 लाख करके 5 फंड में पैसा डाला। अब हर 20 लाख पे 10,000 की फिक्स पेंशन दे रहे हैं 5 तारीख को हम लोग उनको। कब? 2004 से, राइट। तो 10-10 करके हम लोगों ने 50,000 की पेंशन देना शुरू करी। 2024 के 20 साल तक हम लोग इन सब फंड में 24-24 लाख रुपए दे चुके थे। अब 2004 में जब पैसा निकालना है तो पहले वाले फंड ने कितने बना के दिए? फंड फाइनल वैल्यू कितनी दिखा रहा है? 30 लाख। उसके बाद नीचे वाले में, उसके नीचे सर, उसके नीचे सर, मैंने पहले भी बोला था आपको कि करोड़पति की कम से कम फीलिंग लेके आओ। वो 30 लाख है कि 3 करोड़ है, पहले चेक करो। अपन ने सोचो कहाँ 3 करोड़ देंगे। पहले वाले फंड की वैल्यू है 24 लाख देने के बाद 3 करोड़ 3 लाख, दूसरे की है 2.42 करोड़, तीसरे की 2.81 करोड़, चौथे की 2.54 करोड़, पांचवे की 2.67 करोड़। आपको आज की तारीख में अगर 20-40 हजार रुपए महीना चाहिए, 80 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में डालो। नया तरीका है सर, इसी तरीके बदलने की देर है। और किसी ने बोला है अगर आपने समय के अनुसार अपने आप को नहीं बदला तो नोकिया मोबाइल कभी भी हो सकते हैं हम लोग, क्योंकि उसने कुछ करा नहीं सर। आपको हर चीज समय के अनुसार बदल दी। उठने बैठने खाने पीने के तरीके, अपने इन्वेस्टमेंट का तरीका बदलिए। ये तीसरा तरीका बदलिए सर कि भाई आप पहला पोस्ट ऑफिस में जो करते हो उसकी जगह एसआईपी शुरू करिए सर। जो पुराना पैसा रखा उसको शिफ्ट करिए म्यूचुअल फंड में। रेगुलर अर्निंग के लिए आप पैसे का यूज करिए सर। वही तरीका आपका आज की तारीख में जिसको आप बोलते हो एमआईपी या एसडब्ल्यूपी, व्हाटएवर है, कोई भी जरूरत आप उसको फुलफिल कर सकते। तो 3 बदलाव करिए सर। चौथा बदलाव, प्लीज सोना खरीदना बंद कर दीजिए। महिलाएं देख रही घूर के, क्या बोल रहा था तूने, क्या बोल दिया आज? नहीं, मेरा ऐसा मानना नहीं है। फाइनेंशियल फील्ड ये बोलती है कि मैडम सोना खरीदने के बाद ही समस्याएं शुरू होती। बताता हूँ मैं आपको। पहला तो आपने 100 रुपए का सोना खरीदा, आज खरीद के कल बेचने जाना, वो 90 कर देगा। दूसरा, वो ये बोलता है कि तुम मेरे पास ही आना क्योंकि मुझे पता है मैंने क्या दिया है। तीसरा, वो प्रॉब्लम सोने का नहीं है। मेरी वाइफ से भी मेरा डिस्कशन नहीं होता है। आप नॉर्मली महिलाएं सोना इसलिए लेती है कि भाई इसको पहनेंगे, ये सर ना, बट शादी में आप पहनते हो नकली क्योंकि चोरी नहीं हो जाए। तो लिया क्यों था? राइट, लॉकर का खर्चा, ये बहुत सारे खर्चे होते हैं। मैं ये नहीं बोलता हूं कि आप पुराना फेंक दो, बट नया लेना बंद करो। उसकी जगह गोल्ड सोवरेन बॉन्ड आते हैं गवर्नमेंट के, अभी तो बंद है बट रिसेंटली शुरू होंगे। आपको आपने 1 लाख रुपए का 100 रुपए का सोना लिया है, सोने का भाव आपको 8 साल बाद जो सोने का मार्केट में भाव चला पैसा मिल जाएगा और हर साल आपको 2.5% का इंटरेस्ट मिलेगा। तो चौथा बदलाव ये करिए, गोल्ड सोवरेन बॉन्ड खरीदिए। 5वां बदलाव, आप सब नौकरी वाले एटीसी में पैसा बचाते हो, 1.5 लाख रुपए का इन्वेस्ट करते हो एनएससी पीपीएफ में। पीपीएफ में 15 साल का लॉक इन होता है, एनएससी में 5 साल का होता है, एफडी में 5 साल का होता है, म्यूचुअल फंड में इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम होता है 3 साल का लॉक इन। और ये इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम को सिर्फ टैक्स के लिए मत लो। सबसे ज्यादा रिटर्न म्यूचुअल फंड में आपको कमाने हो तो मैं आपको पर्सनली आप राय देता हूं कि आप पैसा ईएलएसएस में डालो, क्योंकि 3 साल का लॉक इन होता है। 3 साल का लॉक इन होता है तो फंड मैनेजर भी अपने हिसाब से लंबा रिटर्न जनरेट करते हैं। ये 5 बदलाव करिए सर। 6वां बदलाव ये करिए, म्यूचुअल फंड में क्या होता है, अगर आपको कभी भी पैसे की जरूरत पड़े तो प्लीज पैसा मत निकालने से। आप इजीली लोन अवेलेबल होगा म्यूचुअल फंड में। जैसे एनजे हम लोग लोन देते हैं, 24 आवर्स में आपको पैसा मिलता है। अब ये 6 चीजें आप करोगे ना सर तो आपकी वेल्थ क्रिएट होगी। मैं अगेन बोल रहा हूँ, रिटर्न के लिए म्यूचुअल फंड की जरूरत नहीं है सर, वेल्थ के लिए है।
आपको आपके जीवन काल में आपके आपके फ्यूचर गोल्स को पूरा करने के लिए सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है जो आपको पैसा बना के दे सकता है, वन एंड ओनली म्यूचुअल फंड। क्योंकि आप उसके अलावा बाकी आपका काम करो, ये बिना काम किए आपको पैसा कमा के देगा सर। तो अगर वेल्थ क्रिएट करना हो सब, तो पुराने तरीके थे जो पोस्ट ऑफिस एफडी को छोड़कर नए तरीके में आई है। एसआईपी शुरू करिए, 100 रुपए कमाते तो 30 का एसआईपी शुरू करिए, पुराना पैसा जहाँ रखा हुआ उसको बदलिए। तीसरा, आपको रेगुलर अर्निंग चाहिए तो एमआईपी एसडब्ल्यूपी यूज करिए, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है सर, हर चीज पूरी कर सकते हो आप उसको। गोल्ड की जगह गोल्ड सोवरेन बॉन्ड खरीदिए। टैक्स बचाना हो तो ईएलएसएस में फायदा पता है क्या, सिर्फ 3 साल का लॉक इन होता है, बाकी सारे प्रोडक्ट में 5-5, 6-6 साल है सर। और आखिरी, कभी भी आपको पैसे की जरूरत पड़े, क्योंकि म्यूचुअल फंड आपको लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करके देता है, तो लोन लीजिए। अब ये 6 चीजें करने के बाद इनका पैसा तो बन जाएगा। अगर ये 6 चीजें शर्मा जी करते हैं, 17,000 रुपए महीना 15 साल बचाते, तो इनका 6 करोड़ तो बन जाएगा। यस है नो? हम लोग भी अगर करेंगे तो हमारा पैसा भी। बट हकीकत पे आइए, शांति से समझिए, ये 15 साल में सर इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो शर्मा जी को और आपको नहीं हो सकती? हो सकती है सर, शर्मा जी की डेथ आपकी मेरी हो सकती है 15 साल में? यस और नो? हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। डिसीज हो सकती है, कोविड जैसा डिजास्टर आ सकता है, डिसेबिलिटी हो सकता है। अभी चारों चीजें होगी तो शर्मा जी का क्या होगा? अगर डेथ होगी तो 17,000 का एसआईपी बंद हो जाएगा। यस है नो? अगर डेथ हो गई और एसआईपी बंद होगी तो फिर बच्चे का एजुकेशन कहां से होगा? सोचिए, क्या एजुकेशन नहीं करना पड़ेगा? करना। तो ये तीनों गोल या आपके जो भी गोल है, आपके रहने तक अगर आपने पैसा बचा, मेरे जो गोल है जो मैंने आपको बताया है, इन सब के अंदर अगर मैं जिंदा रहा तो कमा के एसआईपी करके गोल पूरे कर दूंगा। यस है नो? बट अगर नहीं रहा तो ये गोल क्या खत्म हो जाएंगे? गोल तो करना ही पड़ेंगे ना सर। तो व्हाट इज द प्लान बी? अगर मैं रहा तो मैंने कमा के सबको, ये जितनी भी चीजें हैं मैं कमाऊंगा और कमाने के बाद इन सबसे भी पूरा कर दूंगा, एसआईपी करके कर लूंगा। बट नहीं रहा तो भी मुझे ये सारे गोल तो पूरे करने ही पड़ेंगे। तो अगर आपको कोई गोल आपने प्लान करे हैं और आपको लगता है 10-15 साल में गोल करना और कुछ मिस हैपनिंग हो गई, सपोज आपकी, मेरी या शर्मा जी की डेथ हो गई, तो फिर सर कहां से पैसा आएगा? तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को टर्म प्लान होना चाहिए। कितने लोग हैं जहां पे टर्म प्लान होगा? हाथ तो जाके प्लीज। बाकी सबको आपको क्या लगता है, आप संजीवनी खा के आए हो सब लोग? आप सोचिए, आप और एक एक्सरसाइज देता हूं आपको, घर जाइए, कागज लीजिएगा, पेन लीजिएगा और 5 लोगों के नाम लिखिए। आपके परिवार में 5 लोग के नाम लिखिए जो आपके न रहने पर आपके वाइफ बच्चों का ध्यान रखे। चेक कीजिएगा, मैं आपको एक भी नाम नहीं लिख पाओगे सर आप। तो पहला काम ये करिए सर कि आपके भविष्य के गोल्स किसी भी हालत में पूरे हो, उसके लिए क्या होना चाहिए? टर्म प्लान होना चाहिए। दूसरा, आपका हार्डकोर कमाया हुआ पैसा, एफडी, पोस्ट ऑफिस, म्यूचुअल फंड का पैसा हॉस्पिटल में गया है क्योंकि आपके पास में हेल्थ इंश्योरेंस नहीं था। आज भी WHO बोलता है कि हिंदुस्तान में 70% लोग हॉस्पिटल में पैसा अपना खुद का कमाया हुआ जमा करते हैं सर। अभी हेल्थ इंश्योरेंस अगर नहीं होगा तो शर्मा जी के एसआईपी से, म्यूचुअल फंड से पैसा निकल जाएगा और गोल खत्म। उसके लिए सर होना चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस। तीसरा होता है पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस। कितने ऐसे लोग हैं सर, आप लोग सब अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हो? जैसे ना, हाँ पक्का? अच्छा, आपका खुद का पर्सनल एक्सीडेंट कितने का है बताए? बाकी लोग कितने समझदार हैं, उनको पता गाड़ी ठोक गई तो दूसरी आ जाएगी, अपन को तो नहीं आएंगी। उल्टा होना चाहिए सर। पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस बहुत सिंपल चीज होती है, पता है? सिर्फ पर्सनल एक्सीडेंट का मतलब ये नहीं होता कि गाड़ी ठुक गई तो ही आप बोलेगा नहीं जितेन भाई मैं तो गाड़ी बहुत अच्छी चलाता हूं, दूसरा नहीं चलाता है। बाथरूम से स्लिप मार गए वो भी एक एक्सीडेंट है, सीढ़ी से नीचे गिर गए वो भी एक एक्सीडेंट है, फटाके से हाथ जल गया वो भी एक एक्सीडेंट है। वो कोई भी चीज जिससे आप घर में पड़े रहे 6 महीने साल भर, आप अगर घर में पड़े रहे तो टर्म प्लान आपको पैसा नहीं देगा क्योंकि आप जिंदा हो। हॉस्पिटल पैसा नहीं देगा क्योंकि घर पे हो। आप घर में पड़े रहे तो इनकम का लॉस नहीं, उसके लिए पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस होना चाहिए सर। और चौथा क्रिटिकल इलनेस कवर है सर। हार्ट ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, कैंसर जैसी बड़ी बीमारी हो, वेल्थ को प्रोटेक्ट करना और वेल्थ को क्रिएशन करना, ये 2 ही काम आपको करना पड़ेंगे तो आप कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग कर पाओगे सर। अगर आप ये 2 ही नहीं कर पाओगे तो कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं होगी। हमारा प्रॉब्लम है कि हम लोग वेल्थ क्रिएट पे दिमाग लगाते हैं और इन सब का खर्चा कितना आता है सर? ये मेरा खर्चा है सर, ये जो मेरा खर्चा है ना, ये मेरा खुद का 84,000 है और म्यूचुअल फंड में तो इसका भी प्रावधान है। आपको 84,000 रुपए खर्चा है। मैंने म्यूचुअल फंड के अंदर 17 लाख रुपए डाले थे 2016 में इस प्रीमियम के लिए। वहां से हर साल प्रीमियम जमा कर रहा हूँ। आज 17 का वैल्यू 38 लाख है सर और ये प्रीमियम जारी अलग। तो मैं आज आपके सामने खड़े होकर आराम से शांति से बात क्यों कर रहा हूँ कि ना रहूं या रहूं, मेरी फैमिली में सेफ हूं।
इसलिए वेल्थ क्रिएशन और वेल्थ प्रोटेक्शन में काम करना बहुत जरूरी है सर। चलिए सर, तो हम लोगों ने जो डिस्कशन करा उसको समरी करते हैं सर। पहला मैंने आपको बोला कि प्लीज अपने जाके इन्फ्लेशन चेक करिए। उसके बाद घर जाके आप आपकी फैमिली के साथ बैठिए, एक गोल शीट बनाइए कि आपको जीवन में करना क्या क्या है, आपके रहने या न रहने पे जिसको दायित्व को पूरा, क्योंकि सारे दायित्व भविष्य की समस्या है सर। ये कंप्लीट करिए सर। इसके बाद चेक करिए कि आपको कहाँ पे पैसा रखना है। अगर आप 6-7% के भी पैसा तो रख सकते हो तो आपको म्यूचुअल फंड में आने की जरूरत, और नहीं रख सकते हो तो म्यूचुअल फंड के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ये 6 चीजें करिए सर। वेल्थ क्रिएट करने के लिए SIP शुरू करिए, राइट। 100 रुपये आप कमाते तो 30 रुपये का कम से कम SIP करिए, पुराने इंस्ट्रूमेंट को चेंज करिए, रेगुलर अर्निंग के लिए MIP करिए, और इसके बाद वेल्थ प्रोटेक्शन में चार्जेस करिए। ये सब आप करोगे तो आप कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग कर पाओगे पास सर। और इसके अलावा फाइनली 2 चीज़ और, आपको क्या पता इससे जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ने। अगर आपने उसको इम्प्लीमेंट, आपने 1-1.5 घंटा मेरी बात अगर सुनी, आपको कुछ भी समझ में आई है तो प्लीज़ कल आप तिवारी जी को फ़ोन करिए, उनके साथ बैठ के फाइनेंशियल प्लानिंग करिए। प्रोडक्ट मत खरीदिए, फाइनेंशियल प्लानिंग करिए, उस पर अमल करिए, तो इन सब का मतलब निकल पाएगा। और फाइनली आखिरी चीज़, आपने महाभारत देखी है? यस नो सर? महाभारत में एक युद्ध हुआ था सबसे बड़ा, पता है सर? राइट। सबसे बड़ी सेना किसकी थी? कौरव की, राइट। जीता कौन? पांडव। पता है क्यों? क्योंकि जीवन में युद्ध हो या अच्छी हेल्थ हो या अच्छा पैसा बनाना हो, आपको तीनों जगह एडवाइजर लगेगा, राइट। तो आपके पास में जो पांडव जीते थे वो इसलिए जीते थे कि किस एडवाइजर था। आपको अच्छी हेल्थ रखना हो तो अच्छे डॉक्टर की जरूरत है, और अच्छी वेल्थ रखना हो तो अच्छे एडवाइजर की जरूरत है। थैंक यू वेरी मच, आपने पेशेंसली सुना। कोई क्वेश्चन, क्वेरी, डाउट हो तो प्लीज